Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. स्टूडेंट्स द एग्ज़ाम सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पे जो वीडियोस आपके साथ शेयर की गई वो आपने बहुत अच्छे से देखी होंगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो टॉप राइट कॉर्नर से आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और आपकी आसानी के लिए मैं उन वीडियोज़ के लिंक्स जो हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी उनको एक्सेस कर पाएंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास लेटर राइटिंग भी है और जॉब एप्लीकेशन भी पेपर में आ सकती है। आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली लेटर राइटिंग पे बात करेंगे और जो आने वाली वीडियो होगी इंशाल्लाह वो एप्लीकेशन राइटिंग पे होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स इफ़ वी टॉक अबाउट द टेबल ऑफ कंटेंट एज़ यूजुअल सबसे पहले टॉपिक को इंट्रोड्यूस करूंगा और आपसे डिस्कस करूंगा ब्रीफली कि लेटर राइटिंग बेसिकली क्या होता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपसे डिस्कस होगी कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग्स, लाइक वी हैव एप्लीकेशन राइटिंग, वी हैव रिपोर्ट राइटिंग। सो हाउ लेटर राइटिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर राइटिंग्स। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है जो समझना पड़ेगा और शॉर्ट सा इंट्रो होगा इंशाल्लाह। इसके बाद पार्ट नंबर 2 में हम फेडरल बोर्ड के पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फेडरल बोर्ड ने इस क्वेश्चन को लेके बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दी है, जिसमें इसके जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसकी स्टार्टिंग है, इसकी मेन बॉडी है, इसकी एंडिंग है, डेट है, इसका एड्रेस है, ये सारी के सारी चीज़ों को बड़ी डिटेल में डिस्कस किए और हर पार्ट के मार्क्स अलग से बताएं। तो ये स्लाइड इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, जिसमें हम लोग इसके सारे पार्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और सारे पार्ट्स को हम लोग उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे उसमें। इसके अलावा पार्ट नंबर 3 में आपके साथ एक कंप्लीट स्ट्रक्चर शेयर किया जाएगा, जिसमें हम लोग लेटर का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका फॉर्मेट देखेंगे। और बुनियादी तौर पे तो आप ये क्वेश्चन पहले से करते आ रहे हैं, बाकी क्लासेस में भी आपने किया होगा, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्योंकि बड़ी क्लास है तो इसमें हम देखेंगे कैसे हम उन गलतियों से बच सकते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, कम से कम इस लेवल पे। और पार्ट नंबर 4 में स्पेसिफिकली इसी चीज़ पे बात होगी कि हर पोर्शन को अलग अलग से आपको बताया जाएगा कि वो कौन सी मिस्टेक्स नॉर्मली बच्चे एक तो करते आ रहे हैं 6-7 क्लास से, और फर्स्ट ईयर में ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। और हम एज एन एग्ज़ामिनर इस चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से कि बच्चे ये गलतियाँ नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह वो जो गलतियाँ हैं वो सारी मिस्टेक्स आपके साथ डिटेल में हर पोर्शन की डिस्कस होंगी। आई होप कि उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और एंड पे आपकी जो क्वेरीज़ मेरे पास रिसीव हुई और जब तक मैं वीडियो बना रहा था तब तक जितने क्वेश्चंस मुझे रिसीव हुए उनके आंसर करने की कोशिश करूँगा। कोशिश कीजिएगा कि आप एक तो साथ साथ नोट्स बनाएं और वीडियो आपने पूरी देखनी है, उसको स्किप नहीं करना। तो बढ़ते हैं अपने पहले पार्ट की जानिब जो कि इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले स्लाइड पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्लाइड, अ लेटर इज़ रिटन कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस कन्वेइंग पर्सनल एंड फॉर्मल मैसेजेस। अब देखें, लेटर हमारे पेपर में जो आ रहे हैं बेसिकली वो फॉर्मल लेटर्स आ रहे हैं, तो मैं उसी पर्सपेक्टिव से बात करूँ। इनफॉर्मल हमारे फर्स्ट ईयर का हिस्सा नहीं है, तो ज़ाहिर है ये एक रिटन कम्युनिकेशन है। जब भी आप ख़त लिखेंगे, किसी एक शख्स को लिखेंगे, इंडिविजुअल को लिखेंगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिखेंगे, तो वो आपकी एक रिटन कम्युनिकेशन होगी सबसे पहली चीज़। इट इज़ इंक्लूडेड इन एग्जाम्स टू एक्सेस क्लैरिटी, स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। हमारे पेपर का ये हिस्सा क्यों बनता है लेटर राइटिंग? स्टूडेंट्स ये चीज़ समझने की कोशिश करें कि लेटर राइटिंग हमारे पेपर का हिस्सा क्यों होता है। जब भी कोर्स कंटेंट को डिफ़ाइन किया जाता है और जब भी फर्स्ट ईयर का कोर्स फेडरल बोर्ड ने डिज़ाइन किया होगा और एग्ज़ाम का जो आपका मॉडल पेपर सेट किया होगा, तो उसमें ये क्वेश्चन क्यों आपके पेपर का हिस्सा बनाया है, वो ये देखने जाते हैं कि स्टूडेंट्स की राइटिंग में कितनी क्लैरिटी है और क्या वो बुनियादी तौर पे स्ट्रक्चर जानते हैं कि एक लेटर का क्या स्ट्रक्चर होता है। और सबसे बड़ी चीज़ लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, आप अपनी लैंग्वेज में कितने प्रोफिशेंट हैं, आप अपने रिटन स्किल्स में कितने प्रोफिशेंट हैं। मैंने बहुत सारे केसेस में ये चीज़ देखी कि जब आप किसी जगह पे जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि आप हमें एप्लीकेशन या लेटर लिख के दें, एक फॉर्मल लेटर या एक जॉब एप्लीकेशन आप हमें लिख के दें। अब वो जॉब एप्लीकेशन से क्या चीज़ देखते हैं कि इसका जो रिटन स्ट्रक्चर है वो कितना प्रोफिशेंट है, वो कितना इफेक्टिव है और वो कितना मेच्योर राइटिंग इसकी है। तो बेसिकली आप जब लेटर राइटिंग आपके पेपर में करते हैं तो उससे यही चीज़ देखी जाती है कि आप अपने राइटिंग में कितने मेच्योर हैं, कितने प्रोफिशेंट हैं। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन हमारे पेपर का हिस्सा क्यों होता है। अब ये समझ लेते हैं कि ये लेटर राइटिंग बाकी राइटिंग से कैसे डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, मैं एप्लीकेशन की मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी कि लेटर कैन बी पर्सनल और फॉर्मल व्हाइल एप्लीकेशंस आर ऑलवेज फॉर्मल रिक्वेस्ट टू अथॉरिटीज़। एप्लीकेशन हमेशा फॉर्मल होती है, ठीक है, रस्मी जिसको उर्दू में कहते हैं, लेकिन लेटर इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। हमारे केस में तो फॉर्मल ही है हमारे पेपर के पर्सपेक्टिव से, लेकिन ये पर्सनल भी हो सकते हैं
ये फॉर्मल भी हो सकते हैं, ये सेमी फॉर्मल भी हो सकते हैं, जो कि ओ लेवल्स में सेमी फॉर्मल लेटर्स आते हैं, और ये इनफॉर्मल लेटर्स भी हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा डिफरेंस मैंने देखा कि एप्लीकेशन फोकस ऑन स्पेसिफिक रिक्वेस्ट वेयर एज लेटर्स कवर अ ब्रॉडर रेंज ऑफ टॉपिक्स एंड टोन्स। एप्लीकेशंस के आपने देखा होगा 6-7 में जब हम एप्लीकेशंस करते हैं तो हार्डली 8-10 टॉपिक्स होते थे, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क और फ़ी कंसेशन, और इस तरह के 8-10 टॉपिक्स होते थे, उन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड करती थी। लेकिन लेटर हमारा एक फॉर्मल लेटर की वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हो सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है, तो ये भी इनके अंदर जो है वो एक डिफरेंस है। ये इंट्रोडक्टरी स्लाइड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कि आपको उस टॉपिक के बारे में 2-4 मिनट में एक अच्छी खासी क्लैरिटी होती है, ठीक है। तो मेरा मकसद यहाँ पे सिर्फ वो पेपर के पर्सपेक्टिव से चीज़ें बताना नहीं है, बल्कि एज अ होल बहुत सारे टीचर्स मेरे चैनल को सुन रहे होते हैं, मुझे मैसेज रिसीव हो रहे होते हैं, तो जब वो ये टॉपिक्स डिस्कस करते हैं तो बच्चों को ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लेटर क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, और लेटर और एप्लीकेशन में डिफरेंस क्या है। तो ये चीज़ें आपको भी, स्टूडेंट्स को भी सुननी चाहिए और टीचर्स को भी ये चीज़ें लाजमी सुननी चाहिए। अब देखते हैं कि फेडरल बोर्ड का क्या पर्सपेक्टिव है इस क्वेश्चन को लेके। जैसे कि मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि फेडरल बोर्ड जो है इस क्वेश्चन को सेट करते हुए उसने बड़ी माइनर और मेजर डिटेल्स सबका ख्याल रखा, और इसने सारे जो इसके पार्ट्स थे उसके ऊपर बड़ी मेहनत से काम किया। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स शेल बी रिक्वायर्ड टू राइट फॉर्मल लेटर स्लैश जॉब एप्लीकेशन विदाउट कवरिंग लेटर। तो ये जॉब एप्लीकेशन की तो बात हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस क्वेश्चन के जो नंबर हैं वो 8 हैं, और फॉर फॉर्मल लेटर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 8 मार्क्स वुड बी एज फॉलोज। अब ये कितना अच्छा होगा कि आपके लिए सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता देगी कि अगर आप एक बच्चा पेपर में एग्जामिनेशन हॉल और CT ABC लिखता है तो इन दोनों को मिला के उसको 1 नंबर मिलेगा। रिसीवर के एड्रेस लिखेगा तो उसको 1 नंबर मिलेगा। डेट के 0.5 मार्क्स हैं, सैल्यूटेशन के मार्क्स 0.5 हैं। बॉडी ऑफ लेटर के, जिसके बारे में मज़ीद इंस्ट्रक्शंस दी गई कि ओपनिंग 1 से 2 सेंटेंसेस की होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव 3 से 6 सेंटेंसेस का होना चाहिए, और कंक्लूजन या क्लोजिंग 1 से 2 सेंटेंसेस। अब देखिए मैक्सिमम सेंटेंसेस भी यहाँ से निकालूँ तो 2 + 6 8 एंड 9 10 सेंटेंसेस होने चाहिए। और फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट हो या सेकेंड ईयर का एक स्टूडेंट हो तो आई होप कि आपको 10 सेंटेंसेस तो बड़े अच्छे से लिखने आते होंगे, ठीक है। उसकी भी मैं आपको कुछ आगे चल के ट्रिक्स भी बताऊंगा, टिप्स भी बताऊंगा। तो इस तरीके से, और इस पोर्शन के जो आपके मार्क्स हैं वो 4 मार्क्स हैं। एंड में जो हम योर्स सिंसियरली या ट्रूली या फेथफुली लिखते हैं उसके 0.5 मार्क्स हैं, और XYZ जो हम लिखते हैं इसके भी 0.5 मार्क्स हैं, ठीक है। लेकिन काम की बात यह है कि जॉब एप्लीकेशन से नीचे चलते हैं, एंड पे जो नोट लिखा हुआ है, मार्क्स फॉर द फॉर्मेट शैल ओनली बी अवॉर्डेड इफ़ द बॉडी ऑफ द लेटर एप्लीकेशन इज़ रिटन प्रॉपरली इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लेवल ऑफ एक्यूरेसी और करेक्टनेस। इस बात को बहुत ही गौर से सुनिएगा, समझिएगा कि अगर एक बच्चा, एक स्टूडेंट पेपर में सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ामिनेशन हॉल लिख के आ जाता है, एड्रेस लिख के आ जाता है, और एंड पे XYZ लिख के आ जाता है, दरमियान वाला जो पोर्शन है, जो बॉडी वाला पोर्शन है वो नहीं लिख के आता, तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप ये ना सोचिएगा कि एग्ज़ामिनेशन हॉल के जो है वो 1 नंबर हैं और डेट के 0.5 मार्क्स हैं, तो अगर मैं सिर्फ यही पेपर में लिखे मुझे 1.5 नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको बॉडी हर सूरत में लिखनी है। अच्छा, अगर बॉडी गलत भी है, जैसे फेडरल बोर्ड कह रहे हैं ना कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लेवल ऑफ एक्यूरेसी और करेक्टनेस, वो सारी की सारी गलत है, लेकिन लिखी होनी चाहिए। आप बेशक 5 लाइनें लिखे हैं, लेकिन आपने पेपर में वो लिखनी लाजमी है। वो लिखेंगे तो बाकी पार्ट्स के भी नंबर मिलेंगे, अगर वो लिखेंगे ही नहीं तो बाकी पार्ट्स अगर बिल्कुल भी ठीक हुए तो आप उसके नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपके लिए आसानी है। मैं तो आपको तैयारी एक परफेक्शन की तरफ लेके जाऊंगा। मैं चाहूँगा आपके 8 में से 8 मार्क्स आएँ, और उसकी बहुत सारी डिटेल इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन इन केस कोई ऐसा केस, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो थोड़े वीक होंगे, तो आपने उस बॉडी में लिखना ज़रूर है कुछ ना कुछ, ठीक है, ताकि आपको बाकी पोर्शन के मार्क्स भी मिल जाएँ। चलो, अगर हम उस बॉडी को निकाल भी लें तो फिर भी आपके 4 नंबर बनते हैं, 8 में से 4 नंबर आपको फिर भी मिल जाएंगे। अगर आपकी बॉडी कंप्लीट गलत है फिर भी आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। बहरहाल हम इस चीज़ पे बात ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह मैं इस चीज़ पे काम करूँ कि आपके मैक्सिमम मार्क्स आएँ। अब हम एक दफ़ा लेटर का स्ट्रक्चर और उसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है, क्या फॉर्मेट है। इसमें बेसिकली मैंने 6 चीज़ें, इसमें और भी चीज़ें आ सकती थी, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने 6 पोर्शंस बनाए हैं। सबसे पहले एक फ्रॉम का पोर्शन है जिसमें आप अपना एड्रेस लिखेंगे। लेट सपोज मैं अगर एक लेटर लिख रहा हूँ तो मेरा एड्रेस, मैं कहाँ पे हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, उसका एड्रेस होगा। 2, जिसको लेटर लिख रहे हैं आप, जो रिसीव कर रहे हैं आपका लेटर, जो अथॉरिटी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसका एड्रेस लिखेंगे। थर्ड वन इज़ सब्जेक्ट, जो कि ऑब्वियसली आपका टॉपिक होगा, आप किस टॉपिक पे, किस उन्वान पे आप वो लेटर लिख रहे हैं। 4th नंबर पे सैल्यूटेशन, जिसमें अस्सलाम वालेकुम या ग्रीटिंग्स या रिस्पेक्टेड सर या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, डियर सर, इसको हम सैल्यूटेशन कहते हैं।
उसके बाद आपकी मेन बॉडी आएगी जिसमें आपका जो टेक्स्ट होगा, जो मेन टेक्स्ट होगा उसको आप लिखेंगे 8-10 सेंटेंसेस, और एंड पे आपके सिग्नेचर्स होंगे जिसमें राइटर का नाम होगा। सिग्नेचर डजंट एग्जैक्टली मीन सिग्नेचर, वो आपसे मैं डिस्कस करता हूँ आगे जाके। याद रखिएगा कि ये पोर्शन आपने बड़े ध्यान से करना है। ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी गलती करते हैं, ठीक है। आपको जो स्टेटमेंट दी जाती है पेपर में कि आपने ये लेटर किसके नाम लिखना है, उसमें आपको आपको अगर उसको गौर से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने किसके नाम लिखने हैं। बाज़ दफ़ा मेंशन नहीं होता, ये भी चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। लिखा होता है कि ये लेटर जो है वो आपके इलाके में चोरियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, स्ट्रीट क्राइम्स के लिए लिखे हैं। तो आपको पता है स्ट्रीट क्राइम्स के लिए आप किसी मेडिकल ऑफिसर को तो नहीं लिखेंगे ऑब्वियसली, स्ट्रीट क्राइम्स के लिए आप कंसर्न डिपार्टमेंट्स को लिखेंगे। और क्राइम को रोकने के लिए कौन से इदारे होते हैं, आपको पता है पुलिस का इदारा है, ठीक है। तो आप उसी के किसी नुमाइंदे को, किसी कारिंदे को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिखेंगे। तो कुछ चीज़ें ऑब्वियस भी होती हैं, थोड़ी सी कॉमन सेंस भी यूज़ करनी है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको ऑर्गेनाइजेशन बताई जाती हैं, आपको वो अपॉइंटमेंट्स बताई जाती हैं जिनको आपने लेटर लिखना होता है। तो बड़ी ही बारीक बीनी से उसको पढ़ना है, 2-3 दफ़ा उसको पढ़ना है, और उसके बाद वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके आपने 2 के पोर्शन में उसको लिखना है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी, आप क्योंकि इससे पहले लेटर राइटिंग करते रहें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको दोबारा से चीज़ें रिवाइज़ हो जाएँ। जिनको आती हैं वो उनकी रिवाइज़ हो जाएंगी, जिनको नहीं आती वो एक दफ़ा सुन के सीख लेंगे। अच्छा, हम लेटर के स्ट्रक्चर पे थोड़ी सी और बात करेंगे। जो चीज़ें अभी आपके सामने डिस्कस की गई, फ्रॉम टू, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी और सिग्नेचर, इसी को आप इस PDF की फॉर्म में देखिएगा। मेरे पास PDF पड़ा था, उसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने यहाँ लगा दिया। इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको जूम करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे हाईलाइट मैंने की हैं कुछ चीज़ें, जो गलतियाँ हाईलाइट की हैं वो भी नज़र आ जाएंगी। ऑल्दो कि वो चीज़ें मैं आपके साथ नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने लगा हूँ। जिसको ये PDF चाहिए इस फॉर्मेट का, वो मुझसे PDF ले सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका PDF जो है वो सेंड कर दूँगा। स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें ज़्यादा क्लैरिटी से चीज़ें पता चल जाएंगी कि ये पोर्शंस हम कहाँ कहाँ लिखते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, और थोड़ी सी डिटेल में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। द स्टेटमेंट सेज, राइट अ लेटर टू द इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ऑफ योर एरिया ऑन द इशू ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रीट क्राइम्स। आपके एरिया में, आपके इलाके में, आपकी गली मोहल्ले में जो भी आपका है, वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आपने उसके लिए लेटर लिखना है। किसको लिखना है? इंस्पेक्टर जनरल को, जिसकी शॉर्ट फॉर्म IG है, ठीक है। उनको आपने ये लेटर लिखना है। और कैसे आप स्टार्ट करेंगे? एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, September 23, 2024। ये आपने 3 लाइनें लिखी, ये फ्रॉम का पोर्शन है, ठीक है। ये आपका एड्रेस है। लेट्स सपोज मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूँ और वहाँ बैठ के मैं इस ख़त को लिख रहा हूँ, तो एग्जामिनेशन हॉल ही मेरा एड्रेस है। कुछ स्टूडेंट्स ये टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर हम हमेशा से एग्जामिनेशन हॉल क्यों लिखते हैं? क्योंकि एज अ स्टूडेंट यू आर नॉट सपोज टू शो योर आइडेंटिटी। आप अपना एड्रेस घर का नहीं लिखेंगे कि हाउस नंबर दिस एंड स्ट्रीट नंबर दिस, आप नहीं लिखेंगे। असल लेटर में तो लिखेंगे, लेकिन जो आप एज अ स्टूडेंट जब आप लेटर लिख रहे हैं, पेपर में लिख रहे हैं, तो आप एग्जामिनेशन हॉल से लिखते हैं कि वही आपका मस्कन है और वहीं पर आप रहते हैं और वही आपका पता है, ठीक है। उसके बाद सिटी ABC, आपका एग्जामिनेशन हॉल है तो वो कहाँ पे है, किस शहर में है, तो वो आपने बता दिया कि वो ABC सिटी में है। यू आर नॉट सपोज टू शो योर सिटी एज वेल, ठीक है। पेपर में आपकी आइडेंटिटी सिर्फ आपका रोल नंबर है। देन आपने September 23, 2024 आपने इसको लिख दिया, ये आपका फ्रॉम का पोर्शन है। 2 के पोर्शन में हमने स्टेटमेंट से क्या एक्सट्रैक्ट किया कि वी आर सपोज टू राइट दिस लेटर टू द इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है। इंस्पेक्टर जनरल आपने लिख दिया DEF पुलिस स्टेशन। ज़ाहिर है इंस्पेक्टर है या IG है, वो किसी पुलिस स्टेशन में होगा या किसी इसी तरह के इदारे में होगा, तो आपने DEF पुलिस स्टेशन लिखा। और वो पुलिस स्टेशन कहाँ पे है? सिटी ABC में, ठीक है, सेम सिटी में। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखा, इशू ऑफ स्ट्रीट क्राइम्स इन ABC कॉलोनी। अब कुछ बच्चे यहाँ लिखते हैं इशू ऑफ स्ट्रीट क्राइम्स इन योर एरिया। अब भाई वो तो एग्जामिनर ने हमें ये डायरेक्शन दी थी, ये स्टेटमेंट दी थी कि आपके एरिया में, वो हमसे बात कर रहे हैं कि आपके एरिया में इश्यूज़ थे, तो आपने उसके लेटर लिखना है। ये बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। तो आपने बताना है कि हम लेटर लिख रहे हैं स्ट्रीट क्राइम्स के इशू पे, और वो कहाँ पे? इन ABC कॉलोनी। तो योर एरिया नहीं लिखेंगे, वो माई एरिया भी नहीं लिखेंगे, ना योर एरिया लिखेंगे, आप लिखेंगे इन ABC कॉलोनी। आपने ABC कॉलोनी या DEF कॉलोनी लिख दिया, ठीक है। देन डियर सर, उसके बाद उसकी कंप्लीट बॉडी जाएगी और योर्स ट्रूली XYZ। तो इसमें जो सब्जेक्ट है, इसको जो सब्जेक्ट है, दिस इज़ द टॉपिक ऑफ द लेटर। देन डियर सर इज़ सैल्यूटेशन। डियर सर के बाद जो आप 8-10 सेंटेंसेस लिखेंगे वो उसकी बॉडी होगी, और योर्स ट्रूली और XYZ ये आपके सिग्नेचर हैं, जो आपके जो राइटर का नाम है बेसिकली, दिस इज़ दैट पोर्शन। तो आई होप कि इसको देख के आपको चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर होंगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन इस पूरी वीडियो की, क्योंकि लेटर राइटिंग में यू गाइज आर फेमिलियर विद दिस टाइप ऑफ राइटिंग, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस आपके लिए नहीं है।
लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो के तवज्जुद से आपको वो सारी गलतियाँ पता चल जाएँ जो नॉर्मली आप देखेंगे, खुद अपना एनालिसिस करेंगे कि उनमें से कितनी गलतियाँ आप करते हैं। अगर उनमें से कोई गलती आप नहीं करते तो दिस मीन्स कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता है। लेकिन अगर आप 3-4 गलतियाँ आपको हाईलाइट होती हैं, यार ये गलती तो मुझे आज तक किसी ने बताई नहीं, तो इसका मतलब है कि उस पे आपको थोड़ी सी वर्किंग करनी है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी गलतियाँ हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं। सबसे पहले जो हमारा फ्रॉम का पोर्शन है जिसमें हम अपना एड्रेस लिखते हैं। स्टूडेंट, जब आप एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे तो एग्जामिनेशन का ई एंड हॉल का एच दोनों कैपिटल होंगे, याद रखिएगा। स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो एग्जामिनेशन कैपिटल से लिखते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्मॉल ई से लिखेगा, लेकिन हॉल का एच जो है वो बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो स्मॉल एच के साथ लिखते हैं। अच्छा, इसके बाद हम कॉमा क्यों लगाते हैं, सवाल ये पैदा होता है। तो जब आपकी बात कंप्लीट नहीं है, आप यही समझिए सिंपली कि जब आपकी बात कंप्लीट नहीं हुई तो आपने कॉमा लगा दिया, और जैसे ही आपकी बात कंप्लीट होगी तो आपने फुल स्टॉप लगा दिया, सिंपल। अब एग्जामिनेशन हॉल तो है, लेकिन ये एग्जामिनेशन हॉल है किधर? कराची में है, पेशावर में है, लाहौर में है, कोयटा में है, पिंडी में है, कहाँ पे है? तो अब यहाँ पे आपकी बात कंप्लीट नहीं हुई तो आपने इसके एंड पे कॉमा लगा दिया। अब सिटी के बाद आपने कॉलन लगाने, याद रखिएगा ये 2 डॉट और इसके बाद एक बच्चे डैश लगाते हैं, उसको मैं अपनी क्लास में चिड़िया बोलता हूँ। मैं कहता हूँ ये चिड़िया कोई बच्चा अपने पेपर पे ना बनाए। आप जाके देखिएगा कि देयर इज़ नो सच पंक्चुएशन मार्क इन इंग्लिश, ठीक है। आप हैरान होंगे कि हम तो ये बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ करते हैं, लेकिन ये माज़रत के साथ ये पंक्चुएशन मार्क है ही नहीं, ठीक है। हाँ, 2 डॉट्स और लेफ़्ट साइड पे जो एक हाइफन टाइप एक लाइन होती है, डैश सा होता है, ये उर्दू में होता है जिसको हम तफसीलिया कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। पंक्चुएशन मार्क पे भी वीडियो आ रही है, उसको देखिएगा, उसमें भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस होंगी। बहरहाल, दिस इज़ कॉल्ड कॉलन। ना तो आपने सेमी कॉलन लगाना है, ना ही कॉलन के बाद आपने डैश डालना है, ठीक है। ये बहुत टेक्निकल मिस्टेक है, मुझे नहीं पता कोई टीचर ये गलती निकालता ही नहीं निकालता, लेकिन मेरे जैसे बंदा तो निकालता है ये गलती, ठीक है। तो आपने यहाँ कॉलन लगाना है। ABC लिखने के बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे, क्योंकि आपकी बात हो गई है कंप्लीट कि एग्जामिनेशन हॉल से मुराद, लेट सपोज मैं अपने एरिया की एग्जांपल देता हूँ, वेस्ट्री 3, कॉमा, और नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे सिटी रावलपिंडी, लेकिन आपने पेपर में रावलपिंडी नहीं लिखना, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल आपको समझाई है मैंने, तो इसके बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि A और B के दरमियान में डॉट लगेगा या नहीं लगेगा, और B और C के दरमियान में डॉट लगेगा या नहीं लगेगा। तो अगर आप डॉट लगा लें फिर भी ठीक है, अगर आप डॉट नहीं लगाते फिर भी ठीक है, ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है इसमें हम दरमियान में डॉट नहीं लगाते, ठीक है। बस ये आपने याद रखना है। पंक्चुएशन मार्क में इंशाल्लाह ये चीज़ें डिटेल में डिस्कस होंगी। और इसके बाद हमने जो भी डेट लिखनी है, सितंबर 23, 2024, तो डेट के फॉर्मेट्स डिफरेंट हो सकते हैं। आप 23 सितंबर 2024 भी लिख सकते हैं, सितंबर 23 2024 भी लिख सकते हैं, और एंड पे आपका फुल स्टॉप आएगा। याद रखिएगा, कोई भी महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो शॉर्ट फॉर्म में आप नहीं लिखेंगे। SEP आप नहीं लिख सकते। अप्रैल के लिए APR नहीं लिख सकते। जनवरी के लिए आप JAN नहीं लिख सकते। किसी भी महीने की आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते, ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। तो आपने कंप्लीट लिखना है। अगर आपको स्पेलिंग से इशू है तो आप मई का महीना लिख दीजिएगा। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि यार MAY ये लिख देना, ठीक है, आसान है, इसकी स्पेलिंग आसान है। नहीं, आप लोग आई होप कि बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो चैनल को फॉलो कर रहे हैं, एक नॉन ट्रेडिशनल वे में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप लोग अच्छे स्टूडेंट्स ही होंगे, तो आपकी परेशानी की कोई बात नहीं है, ठीक है। बहरहाल, आपने कंप्लीट लिखना है, और मंथ और डेट के दरमियान में कॉमा नहीं होगा। सितंबर के बाद कोई कॉमा नहीं आएगा, स्पेस आएगा। सितंबर 23, 2024, हमेशा कॉमा साल से पहले लगता है। 2024 है, 23 है, 22 है, उससे पहले लगेगा, ठीक है। और एंड पे फुल स्टॉप। आई होप कि मैंने इतने छोटे से पोर्शन पे इतनी डिटेल डिस्कशन किया, और ये गलतियां आप रिपीट नहीं करेंगे अगर आप करते हैं तो। सेकंड पोर्शन इज़ अबाउट टू, जिसको हम ख़त लिख रहे हैं, ये उसके बारे में है। और इसमें भी वही द से स्टार्ट करने हैं। जब भी कोई अपॉइंटमेंट होगी तो आपने द से स्टार्ट करना है, ठीक है। अपॉइंटमेंट जो भी होगी आप उसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते, IG नहीं लिख सकते आपने इंस्पेक्टर जनरल लिखना है। मैनेजिंग डायरेक्टर है तो आप MD नहीं लिखेंगे, आपने कंप्लीट मैनेजिंग और डायरेक्टर लिखना है। मैनेजिंग का M, डायरेक्टर का D, दोनों कैपिटल होंगे। इंस्पेक्टर जनरल लिखना है तो आपने I कैपिटल लिखना है और G कैपिटल लिखना है। अच्छा, वो इंस्पेक्टर जनरल तो है, लेकिन किस इदारे के? ये अपॉइंटमेंट है इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है, कोई भी अपॉइंटमेंट हो सकती है। अब वो अपॉइंटमेंट तो है, लेकिन वो किस इदारे का इंस्पेक्टर जनरल है, तो आगे आपने कॉमा लगा दी, क्योंकि मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद आपने लिख दिया DEF पुलिस स्टेशन या ABC, जो भी आपने पुलिस स्टेशन लिखा, उस पुलिस स्टेशन का नाम है DEF भी कैपिटल होगा, पुलिस का P भी कैपिटल होगा, और स्टेशन का S भी कैपिटल होगा, क्योंकि एक इदारे का नाम है,
ठीक है। तो किसी भी इदारे का नाम है उसके जो इनिशियल लेटर्स हैं वो कैपिटल होंगे, ठीक है। तो पुलिस स्टेशन का PNS दोनों कैपिटल होंगे। अच्छा, पुलिस स्टेशन तो है, लेकिन किस शहर में है ये पुलिस स्टेशन, अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए एंड पे मैं लिखूँगा कॉमा। और सिटी कॉलन ABC डॉट, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, आई होप कि आपको दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे सिटी को स्मॉल सी से लिख देते हैं, तो आप इसका भी ख्याल रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे दरमियान मुझे एक बात याद है, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। कोई बच्चा ये ना कहे कि सर मॉडल पेपर में तो ये ऐसे नहीं, मॉडल पेपर में आपको बहुत सारी गलतियाँ मिलेंगी, ठीक है। मैं आपको टेक्निकली चीज़ें बता रहा हूँ, मैं आपको पंक्चुएशन के पर्सपेक्टिव से चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि लैंग्वेजेस का पेपर है तो इसमें आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत सारे टीचर शायद गलतियाँ बॉदर ना करते हो ये, लेकिन मेरे जैसे बंदे के पास आता है तो मैं इसमें 1-2 नंबर काट ही लेता हूँ बच्चों के, ठीक है। इंटरनल टेस्ट में तो अच्छा खासे नंबर मैं काट देता हूँ। तो इस तरह के टीचर के पास अगर आपका पेपर चला गया, जो मेरे जैसा थोड़ा खड़ूस सा टीचर होगा, तो उसमें आपके नंबर जो है वो थोड़े कम आ जाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने कोई भी मार्जिन एरर का नहीं छोड़ना। इसके बाद जो है हमारा सब्जेक्ट का पोर्शन है। सब्जेक्ट का जो S होगा ये कैपिटल होगा, सब्जेक्ट के बाद कॉलन आएगा, चिड़िया नहीं बनानी है आपने। और उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जो टॉपिक होगा, उसको आपने अंडरलाइन लाजमी करना है, अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है। हाईलाइट से मुराद है कि आपने मार्कर से लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इशू ऑफ स्ट्रीट क्राइम्स इन ABC कॉलोनी, इशू का I कैपिटल, स्ट्रीट का S कैपिटल, क्राइम्स का C कैपिटल, कॉलोनी का C कैपिटल। अब आप ये कहेंगे सर ये क्यों कैपिटल हैं, अब यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम्स है तो S तो कैपिटल क्यों जा रहा है? ये आपके टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, आपके टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए होता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता। अब आपके चैप्टर आपने देखा होगा आपकी बुक में, जेंडर इनइक्वालिटी एंड इट्स इम्प्लीकेशन, तो जेंडर का G, इनइक्वालिटी का I, इम्प्लीकेशन, तो इम्प्लीकेशन का I फिर कैपिटल होगा, ठीक है। तो टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, स्टाइलिंग देने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको हम पंक्चुएशन के पर्सपेक्टिव से इसको कैपिटल नहीं कर रहे, बल्कि हम इसको स्टाइलिंग और उसको बोल्ड करने के लिए इसको हम कैपिटल करते हैं। बहुत ही बड़ी गलती, बहुत ही इंपॉर्टेंट गलती कि इसके एंड पे फुल स्टॉप नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ फुल स्टॉप पुट करते हैं, फुल स्टॉप नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपने याद रखी है वो डियर सर। डियर का D कैपिटल होगा, सर का S कैपिटल होगा। आप सर का S जो है वो स्मॉल भी कर सकते हैं, कैपिटल भी कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसमें आप उसको कैपिटल करेंगे। मैंने आपको बता दिया एक्सेप्टेबल दोनों है। कोई बच्चा ये नहीं कि मैंने फ़लाँ की बुक में पढ़ा था वहाँ स्मॉल से लिखा हुआ था तो आप शायद गलत पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको स्टैंडर्ड की चीज़ें बता रहा हूँ, उसमें एक्सेप्टेबल है। आपको शायद 100 में से 90 टीचर्स आपका जो पेपर है वो ठीक मार्क करें, लेकिन बहरहाल जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि आप इसको कैपिटल करें। डियर सर लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं, सिंपल सर लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने कॉमा लाजमी लगाना है। उसके बाद हमारे पास बॉडी के पोर्शन है, और बॉडी के पोर्शन पे डिस्कशन तो इंशाल्लाह आगे चल के होगी। मैं सिर्फ स्ट्रक्चर पे बात करूँ। एंड पे आपके पास है योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, या जो भी आपने यहाँ पे लिखना है। योर्स का Y कैपिटल, और हमारी कॉमी मिस्टेक S से पहले कॉमा लगाते हैं, यानी कि एपॉस्ट्रोफी S लगाते हैं। यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी S नहीं आएगा, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी S नहीं आएगा। मैं तीसरी मरतबा बता रहा हूँ कि यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी S नहीं आएगा। ये चीज़ अपने पल्लू से बांध लें, ठीक है। क्यों नहीं आएगा, बहुत सारे बच्चों को इसकी रीज़न शायद पता भी हो। मैं देखना चाहूँगा कि कमेंट्स में मुझे कौन बताता है कि यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी S क्यों नहीं आएगा। कुछ बच्चे जिनको नहीं पता बेशक रिसर्च कर लें, और अगर आपको समझ आ गया तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी क्यों नहीं आता। बहरहाल नहीं आएगा, ठीक है। और योर्स के बाद जो भी आप लिखेंगे, ट्रूली लिखेंगे, सिंसियरली लिखेंगे, ओबीडियंटली लिखेंगे, जो भी लिखेंगे, आपने उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल करना है, कैपिटल नहीं करना, ठीक है। मैं बच्चों को बताता हूँ ट्रूली लिख लो। ट्रूली की स्पेलिंग आसान है, लेकिन वो बच्चे जिसने गलती करनी है उसने फिर भी करनी है, वो लिखेगा TRUELY। तो ये भी एक हमारी जो है वो इस पोर्शन में, लेटर के पोर्शन में गलती होती है, ठीक है। योर्स ट्रूली कौन, आगे कॉमा लगेगा, बात कंप्लीट नहीं हुई। XYZ मतलब मैं फैसल इकबाल। तो आपकी बात कंप्लीट होगी तो आपने एंड पे क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। आई होप कि ये मिस्टेक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी और आपको पता चल गया होगा कि इसमें से कितनी मिस्टेक्स करते हैं। अब आप बच्चे मुझे ये बताएंगे कि इनमें से कितनी मिस्टेक्स हैं जो आप पहले करते आए और आज आपको पता चला कि ये तो मेरी गलती थी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये वो पोर्शन है जो मैंने कहा था एक हिडन पोर्शन है। हिडन पोर्शन से मुराद एक टिप है, एक ट्रिक है, जिससे आपके इस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे नंबर ले सकते हैं, क्योंकि बाकी फॉर्मेट तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। और जो अच्छे बच्चे हैं वो 2 से 3 दफ़ा इस पोर्शन को प्रैक्टिस करेंगे, रफ़ कॉपी पे लिखेंगे। ऑनेस्टली आप यकीन करें या ना करें कि अपनी क्लास में मैं 4 से 5 दफ़ा सिर्फ फॉर्मेट बच्चों से अपने सामने लिखवाता हूँ।
ताकि वो एक दफ़ा मेरे सामने फॉर्मेट लिख लेते थे, मैं कहता हूँ आपकी कोई ना कोई गलती मैं निकाल के रहूँगा, फुल स्टॉप की या कॉमा की कोई ना कोई गलती आएगी। जब 5-6 दफ़ा लिखते हैं, उनको फॉर्मेट पक्का हो जाता है, उनको अब सर अब समझ आ गया, तो जब वो फॉर्मेट की गलती नहीं करती तो मुझे पहले से पता होता है कि 8 में से 4 मार्क्स तो उनके आने ही आने। अब मुझे अगला काम करना है, उनकी जो बॉडी है उस पर काम करना है। अब बॉडी के लिए मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि ये टेक्स्ट है, ये एक जनरल किस्म का टेक्स्ट है। याद रखिए कि ये टेक्स्ट कब यूज़ होगा, ये टेक्स्ट तब यूज़ होगा जब आपका लेटर इशू बेस्ड लेटर होगा। कोई भी सोशल इशू हो सकता है, सोशल क्राइम्स हो सकते हैं, स्ट्रीट क्राइम्स हो सकते हैं, हाइजीन इश्यूज़ हो सकते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है। इस तरह के जितने भी इश्यूज़ हैं ना, हमारे माशरे के जो इश्यूज़ हैं, माहौलियाती इश्यूज़ हो सकते हैं, या मैंने जैसे आपको बताया कि पॉलिटिकल या रिलीजियस जो है वो इश्यूज़ हो सकते हैं। इस तरह के अगर किसी भी इशू पे कोई लेटर आता है तो आप यही टेक्स्ट पूरे का पूरा उसमें जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन अगेन वन मोर थिंग कि ये सारे का सारा टेक्स्ट इतना ज़्यादा आपको मैंने क्यों सेंड किया, इतना ज़्यादा इसलिए सेंड किया कि आप इसको याद कर लें। इसमें से जो सेंटेंसेस आपको मुश्किल लगती है आप उनको छोड़ दें, जो सेंटेंसेस आपको आसान लगते हैं उनको पिक करें, उसको एक जो है वो एक याद कर लें, पक्का अपने पल्लू से बांध लें और उसकी बॉडी में उठा के एज इट इज़ लिख दें। अगर इशू बेस्ड लेटर आता है तो थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर अटेंशन एन अर्जेंट एंड लॉन्ग स्टैंडिंग इशू दैट डिमांड्स इमीडिएट एक्शन, द मैटर ऑफ डैश। अब यहाँ पे डैश में आप वो मैटर लिखेंगे जिस टॉपिक पे आपका या लेटर है या जो आपका इशू है। फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी वहाँ मैं फिट इन करूँगा द मैटर ऑफ स्ट्रीट क्राइम्स हैज़ बीन लिंगरिंग फॉर टू लॉन्ग विद नो सब्सटेंशियल एफर्ट्स बीइंग मेड टू रिजॉल्व इट। अब बहरहाल मैं बाकी टेक्स्ट नहीं पढ़ूंगा बच्चों, ये टेक्स्ट बड़ी एहतियात के साथ, कुछ मेरे पास टेक्स्ट पहले से मौजूद था, 2-3 किस्म के टेक्स्ट मेरे पास मौजूद थे, कुछ मैंने चैट जीपीटी से करके एक मर्ज करके एक आसान और मुश्किल के दरमियान में कोई इंटरमीडिएट लेवल का मैंने टेक्स्ट जनरेट किया। रीज़न ये थी कि उसमें से अगर आपको जो बच्चे बहुत अच्छे याद करना चाहते हैं, उनको वर्ड्स याद हो जाते हैं और वो इसको अच्छे से इसको समझने के बाद इसको क्रैम कर सकते हैं, वो इसी टेक्स्ट को क्रैम करें। जो बच्चे थोड़े सा वीक हैं, उनको नहीं समझ आ रही, उनके लिए टेक्स्ट मुश्किल है, तो उसमें से मुश्किल छोड़ दें। फिर भी अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं हमें फिर भी ये टेक्स्ट जो है मुश्किल लग रहा है, तो मेरे पास एक और टेक्स्ट पड़ा हुआ है, वो भी मैं उनको सेंड कर सकता हूँ। मुझे आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है, फॉर्मेट हमने डिस्कस कर लिया, हमने मिस्टेक्स डिस्कस कर ली, बॉडी का पोर्शन था वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। कम से कम जनरल टाइप लेटर्स के लिए हमारा मसला हल हो गया। और बिलीव मी और नॉट, अगर इशू बेस्ड लेटर आता है और आपने ये याद किया हुआ है तो आपके 7-8 मार्क्स से कम नंबर नहीं आएंगे। तो बहुत अच्छे से इसको याद कीजिएगा ताकि आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो और मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश कीजिएगा इस पोर्शन में। अब देखते हैं आपकी क्या क्यूरीज थी इस क्वेश्चन को लेके। अब मैं क्यूरीज एंड पे इसीलिए पढ़ रहा होता हूँ कि सारा समझाने के बाद कोशिश ये होती है कि जो क्वेश्चंस मेरे जहन में होते हैं उनको मैं डिस्कस कर लूँ, लेकिन उसके अलावा हो सकता है कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया हो। इसके बाद भी हो सकता है कुछ बच्चों ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने मैसेजेस किए हों, उसमें कमेंट किया हो, लेकिन ज़ाहिर मुझे वीडियो भी बनानी थी, तो तब तक मेरे पास जो आ चुके थे मैं अपनी स्लाइड फाइनल कर चुका था। तो मैंने इसमें से कुछ लिखे हैं। यू एक्सप्लेन एवरी टॉपिक वेरी क्लियरली, आई लाइक योर टीचिंग स्टाइल, प्लीज़ फर्दर हेल्प। ठीक है, ये जनरल एक का था। बहुत बहुत शुक्रिया। कौन है ये? फ़हीम 6062, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अच्छी चीज़ ये कि आपको समझ आ रही है। अगर आपको अच्छे से समझ आ रही है तो एज अ टीचर मेरे जो अहदाफ़ हैं, जो मेरे टारगेट्स हैं वो अचीव हो रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड कि आपको समझ आ रही है। और अच्छी बात है कि आपका मोटिवेशनल एक मैसेज था और आपने इनकरेज किया उसको। उसके बाद मैसेज है मोहम्मद ज़ाहिर 7931, सर एक्सप्लेन ऑल द कॉमन फॉर्मेट्स ऑफ लेटर। वो मैंने फॉर्मेट आपके साथ शेयर कर दिया। आई होप कि आपने वीडियो पूरी देखी होगी। ब्लॉक फॉर्मेट एंड पैराग्राफ फॉर्मेट। पैराग्राफ फॉर्मेट से मुराद ये, ठीक है, ये अच्छा ही पॉइंट है। पैराग्राफ जो बोर्ड की रिक्वायरमेंट है कम से कम 3 पैराग्राफ होने चाहिए। ठीक है, वैसे बोर्ड ने बड़े शॉर्ट बताए हैं सेंटेंसेस, यानी कि 10 सेंटेंसेस बताए हैं, लेकिन अगर पैराग्राफ की बात की जाए तो आपका एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा जो 3 से 4 लाइनों का होना चाहिए। उसके बाद जो आपका असल इशू है कि अगर मैं स्ट्रीट क्राइम्स की बात करूं तो स्ट्रीट क्राइम के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसके क्या क्या नुकसानात हैं। पिछले हफ्ते चोरियां हुई और पिछले हफ्ते जो है 10 केसेस रिपोर्ट हुए। इस तरह की आप जो चीज़ें लिखी उसकी डिटेल में आप थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं, वो आपका सेकंड पैराग्राफ होगा। और उसके बाद आपकी एंडिंग लाइन्स होगी, आई होप यू विल कंसीडर माई रिक्वेस्ट। और इस तरीके से आप जो उसको एंड कर रहे होते हैं अपने लेटर को। तो बेसिकली 3 पैराग्राफ होते हैं। डिटेल अबाउट ग्रीटिंग एंड एंडिंग मिस्टेक्स आई यूज़। हाँ, मिस्टेक्स तो मैंने बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस की हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई। रेफर टू बुक पेज नंबर 39। मैंने पेज नंबर 39 तो नहीं देखा, सॉरी, मैं उसको अभी तो मैं नहीं देख पाऊँगा, लेकिन यह कि अगर कोई इसमें ज़रूरी चीज़ है तो शायद आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं कॉमेंट्स में आपके साथ दोबारा से शेयर कर दूँगा। उसके बाद इनायतुल्लाह ने मुझे मैसेज किया कि सर द बिगेस्ट कंसर्न विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड
इज़ लेटर फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर, काइंडली टैकल इट। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद हिज सिख के नाम से कोई है अकाउंट है, जिसमें सर मैंने पढ़ा था कि फॉर्मल लेटर में किसी प्रॉब्लम पर लिखना हो तो हमें फर्स्ट 2 लाइंस में इंट्रो देकर 2-3 लाइंस में प्रॉब्लम डिटेल, 2-3 लाइंस में प्रॉब्लम डिटेल, फिर 2-3 लाइनों में ख़ुद सजेशन देना होगी। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। आपने इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद आप उसके मेन इशू पे आए, जिसमें आपने जैसे आपने कहा कि प्रॉब्लम को आपने डिटेल में डिस्कस करना है, बिल्कुल ऐसा ही है। और एंड पे आपने सजेशन देनी है। बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे आपने रेज़ किया कि आपने कम से कम 1 या 2 सजेशंस लाजमी देनी है एंड पे। ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है वो एंड पे आपने कंसर्न अथॉरिटी से अपील करनी है कि वो उस ख़त पे थोड़ा सा ध्यान दें और इसको कंसीडर करें। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद यूज़र नेम X50, लेटर में मार्क्स कितने कट सकते हैं और फुल मार्क्स कैसे आ सकते हैं? मैक्सिमम मार्क्स जो आपके कट सकते हैं वो 8 हैं कि आपके 8 में से 0 मार्क्स आ जाएँ, और मैक्सिमम मार्क्स जो आप गेन कर सकते हैं वो भी 8 हैं। आप 8 के 8 नंबर ले सकते हैं, ठीक है। नहीं, मैंने मजाक नहीं उड़ाया, मैंने सीरियस जवाब दिया है। ज़ाहिर है अगर आपने गलत देखे, आपके फॉर्मेट जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, एक बच्चा बॉडी के पोर्शन लिखता ही नहीं है तो उसके 0 मार्क्स आएंगे, जितना मर्जी अच्छा उसने स्टार्टिंग एंडिंग उसका फॉर्मेट बाकी फॉलो किया हुआ है, उसको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अगर आपने फॉर्मेट पे थोड़ा सा ध्यान दिया है, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन पे काम किया है, पहले आपने फ्रॉम का पोर्शन लिखा, फिर उसके बाद 1 लाइन की स्पेस दी, फिर टू का पोर्शन लिखा, फिर स्पेस दी, फिर आपने सब्जेक्ट लिखा, फिर स्पेस दी, उसके बाद सर लिखने के बाद आपने जब कंप्लीट उसकी बॉडी को डिस्कस किया, एंड पे आपने जो है वो फिर 1 लाइन छोड़ के योर्स ट्रूली और XYZ लिखा, तो ये पूरा दिखने में भी आपको लेटर बहुत प्यारा लगेगा, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फेडरल बोर्ड में प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जिस पे बहुत डिटेल वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, एंड पे बनाऊंगा पेपर्स के करीब करीब के हाउ टू प्रेजेंट योर पेपर। लेकिन यह है कि आपने अच्छी राइटिंग में प्रेजेंटेशन के साथ करने तो आपके फुल मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ब्लैक शेडो ने मैसेज किया कि थैंक्स डियर टीचर फॉर हेल्पिंग अस। कंसिस्टेंटली मैसेज जो है ब्लैक शेडो की तरफ से मुझे आता है और बड़े इंकरेजिंग मैसेजेस होते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि आपको चीज़ें जो है वो हेल्प आउट करी हैं, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ डिस्कशन। आई होप कि आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक दिस सिंपल टॉपिक एन इंटरेस्टिंग वन, और आपकी कुछ गलतियां हाईलाइट भी हुई होंगी, और आई होप कि आप उस पर काम भी करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम एप्लीकेशन राइटिंग को डिस्कस करेंगे। और जैसे लेटर इंपॉर्टेंट है वैसे ही एप्लीकेशन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि जॉब एप्लीकेशन होने वाली है तो उसमें फिर CV का भी थोड़ा बहुत चक्कर है ऑब्वियसली, तो वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो उस वीडियो को भी देखिएगा। और अगर आपको मदद मिल रही है और आपको चीज़ें सीखने को मिल रही हैं तो कोशिश कीजिएगा कि अपने क्लास के स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, और ताकि उनका भी भला हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।